हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी मेथाले सतीश मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 3D ज्योमेट्री क्लास 12 मैथ्स क्रैश कोर्स चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा डीप में तो हम जा नहीं सकते, ये आपको ही पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूँगा और आप भी थोड़ा सा मेहनत करो तो ज़रूर आएगा। आसान चैप्टर तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। तो 3D ज्योमेट्री, जैसा कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस और स्ट्रेट लाइन के साथ काम करना 11th ग्रेड में सीख लिया था। इस ग्रेड के अंदर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर 3D कंडीशन में स्ट्रेट लाइन के साथ कैसे काम करेंगे वो सीखेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब तो कर ही डालो, क्योंकि बीच में तो टाइम मैं देता नहीं, चैप्टर को इस तरीके से लेके चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ 3D ज्योमेट्री। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो हम बात करते हैं वो आता है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन। हालांकि ये चीज़ मैंने पहले ही आपको समझा दिया था वेक्टर का, जब मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो दिया था तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। फिर भी बता देता हूँ, अगर आप डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ले लेते हैं अपनी बार, ये अगर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन है तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं आपके L इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इक्वल्स टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मेरा बहुत ज़्यादा फोकस इस पे नहीं, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो फटाफट मैं थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूँ। एंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, ये भी मैंने बताया था आपको। और इनके बीच का ये रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये बता दिया आपको। इसके बाद आपको ये भी पता है कि L इक्वल्स टू कॉस एल्फा होता है, M इक्वल्स टू कॉस बीटा होता है, N इक्वल्स टू कॉस गामा होता है। 3 डायमेंशनल कंडीशन के अंदर ये अल्फा एंगल बना, यहाँ पे बीटा बन गया, यहाँ पे गामा एंगल बन गया, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये बनता है हमारा डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में। अब बात आती है कि 2 लाइन, यहाँ पे अगर लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियोज की अगर हम बात करते हैं A1 B1 C1 और इसके डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं L1 M1 N1। देखो, डायरेक्शन कोसाइंस को हमेशा LMN से ही डिनोट करोगे, डायरेक्शन रेशियोज को हमेशा ABC से ही डिनोट करना। और क्योंकि 3D कर रहे हैं, पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, वेक्टर R जहाँ देखो उसका मतलब xi प्लस yj प्लस zk। क्योंकि थंबनेल पढ़ के आए हो तो आप समझ लो कि थंबनेल में मैंने क्लियरली लिखा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करूँगा, ओनली कॉन्सेप्ट, फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा, कोई इसके अंदर क्वेश्चन नहीं करने वाला, क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करूँगा। तो इतना काम करते हैं हम। ए बी सी, अगर लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1, लाइन 2 के डायरेक्शन कोसाइंस है L1 M1 N1, एंड लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज है आपके A2 B2 C2, और लाइन 2 के डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N2। तो क्या होगा, इफ line 1 is perpendicular to line 2, this implies दो बातें हो सकती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। और अगर डायरेक्शन कोसाइंस पता है आपको तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। करेक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज ऑलवेज 0 इफ दे आर परपेंडिकुलर, तो उसी से निकल के आता है। दूसरा, इफ line 1 is parallel to line 2, this implies
A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2 and L1 by L2 equals to M1 by M2 equals to N1 by N2। इन कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक्सरसाइज 11.1 को करने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं करने वाले हैं। ये आप नोट डाउन कर लो, सीख लो, अगली वीडियो से हम क्वेश्चंस पे काम करेंगे। तो इसको मिटाते हैं यहीं पे। एक मिनट राइट। अब हम करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ लाइन। जो मेन 3D का काम है अब स्टार्ट होता है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती है। एक कंडीशन क्या है कि एक लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट आपको देगा, और किसके पैरेलल जा रहा है वो पॉइंट देगा, यानी कि वो वेक्टर देगा। तो लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पास थ्रू अ पॉइंट A x1 y1 z1, करेक्ट, A x1 y1 z1 and passing through and parallel to a given vector B equals to A I cap plus B j cap plus C k cap। अब देखो कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा हो जाता है। ये एक पॉइंट है जहां से ये लाइन पास कर रहा है, ये लाइन है, इस पॉइंट से पास कर रहा है वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इसका A बोल देंगे हम, x1 y1 z1, करेक्ट। और वो इस वेक्टर के पैरेलल चल रहा है वेक्टर B, जो है हमारा AI प्लस BJ प्लस CK कैप। अब मैंने कई बार बताया कि इस B से इस B को कंफ्यूज मत करना, दे आर नॉट सेम, दे आर जस्ट ये वेक्टर B दिखाने के लिए है, और वहां पे वो कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो पोजीशन वेक्टर A, तो इसका हम काम स्टार्ट करते हैं। लेट, ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं मैं, कैसे फॉर्मूला ड्राइव होगा और उसको देखना, और इसके बीच में जो जो चीजें निकलती जाएंगी उसको नोट डाउन करते जाना। बहुत प्यार से देखो, बहुत अच्छी चीज है ये। लेट अ पॉइंट B x y z lies on line। कहीं पे भी आप मान लो कि यहां पे एक पॉइंट B आपका इस पे लाई करता है x y z, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A, जिसको आप वेक्टर A से डिनोट कर रहे हो, वो हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बहुत छोटी छोटी बातों में समझा रहा हूं। x1 i कैप इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना दिया हमने, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ B इक्वल्स टू वेक्टर R, विच मीन्स xi प्लस yj प्लस zk। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि वेक्टर R का मतलब है xi प्लस yj प्लस zk, यानी कि वेक्टर R ये फिक्स्ड रखना है आपको ना। सो वेक्टर AB क्या मिलेगा आपको? वेक्टर AB मिलेगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। क्लियर? सो ये हो जाएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर A। फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, वेक्टर R माइनस वेक्टर A एज लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर B। ये जो लाइन है, इस
बी वेक्टर के पैरेलल है। तो दिस इंप्लाइज वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर बी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये वेक्टर ए बी जो है, हमने जो डायरेक्टेड किया ए टू बी, वेक्टर ए बी भी वेक्टर बी के पैरेलल होगा। तो वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर बी। अब याद करो मैंने वेक्टर में बोला था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो वहां पे मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर P इज पैरेलल टू वेक्टर Q, तो इसका मतलब वेक्टर P इज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर Q होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए बी जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हम। देयरफॉर दिस इंप्लाइज वेक्टर ए बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। बहुत सिंपल। और वेक्टर ए बी का मतलब क्या है? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। सो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। So vector R equals to हो गया vector A plus lambda times of vector B. That is, ये बन गया आपका इक्वेशन। ये आया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेक्टर R equals to vector A plus lambda times of vector B। ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन बन जाती है। इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन, ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन। अब वेक्टर ए आपको पता है, पोजीशन वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी पता है, डाल दो, इक्वेशन फॉर्म कर दोगे, राइट। अब यहां से बारी आती है कार्टेशियन इक्वेशन को कैसे प्लॉट करें। कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब कई लोगों को लगता है कार्टेशियन क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर कार्टेशियन। तो मैं इसको ज़्यादा कंफ्यूज ना करके एक सिंपल सी बात बोलूँगा कि आप अपने नाम को हिंदी में लिख दो चाहे इंग्लिश में लिख दो। अब थोड़ा कई लोग इसमें वो कर जाए, मेरे से सहमत ना हो तो चलेगा, बट मुझे समझाना है। क्या मतलब कि भाई अगर आप वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हो चाहे कार्टेशियन इक्वेशन लाइन लिखते हो, आप लाइन को लिखते हो। तो लाइन की एक इक्वेशन है, उसको किस तरीके से लिख रहे हो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि अगर वेक्टर इक्वेशन आपके पास है तो आपको कार्टेशियन में जंप करना आना चाहिए, कार्टेशियन आपके पास है तो वेक्टर में जाना आना चाहिए, और उससे उसकी डिटेल को निकालना आना चाहिए। फिलहाल कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, थोड़ा सा स्पेस इरेज करते हैं, यहां पे आते हैं, राइट। अब एक काम करते हैं, वेक्टर आर क्या है हमारे पास, वेक्टर आर था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर ए क्या है, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। और वेक्टर बी क्या है, ये है। इन चीजों को यहाँ पे डाल दो, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल्स टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, करेक्ट। अब इन दोनों वेक्टर को इस साइड जो दोनों वेक्टर है इन दोनों को ऐड कर दो, वेक्टर ही तो है, ऐड करो। सो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू एक्स वन प्लस ए लैम्डा आई कैप प्लस वाई वन प्लस बी लैम्डा जे कैप प्लस z1 प्लस सी लैम्डा के कैप। व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल तो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर क्वांटिटीज जो होती है उनके इक्वल हो जाती हैं, यानी कि वेक्टर कंपोनेंट इक्वल हो जाते हैं, स्केलर कंपोनेंट भी इक्वल हो जाते हैं। तो डायरेक्टली अगर बाय कंपेयरिंग यहां से देखते हो, बाय कंपेयरिंग, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस ए लैम्डा, y इक्वल्स टू y1 प्लस बी लैम्डा एंड z इक्वल्स टू z1 प्लस सी लैम्डा, करेक्ट। अब ये लाइन की एक कंडीशन है, लाइन की इक्वेशंस है जो पैरामीट्रिक फॉर्म में है। यहाँ पे पैरामीटर अगर आप देखते हो तो वो लैम्डा है, लैम्डा को सेपरेट कर लो, आप देखो तो लैम्डा को यहाँ से सेपरेट करते तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू लैम्डा
इसको इधर लेके आए y माइनस वाई वन इक्वल्स टू बी लैम्डा, बी को नीचे लिया है तो b इक्वल्स टू लैम्डा z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल्स टू लैम्डा। अब यहां से इन तीनों में देखा मैंने, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, सो दे आर इक्वल। सो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आपका हो जाएगा x माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाय सी। ये हुआ आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब एक चीज जो बहुत प्यार से समझ लो, ये जो बी पॉइंट हमने लिया, दो बातें क्लियर है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ओनली कॉन्सेप्ट, फुल्ली एक्सप्लेनेशन है आपका कि हम फार्मूलाज कैसे लगाएंगे। तो हमारा एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला है, तीसरा क्या है यहाँ पे समझ लो। कोई भी शख्स अपने घर में जहां चाहे वहां जाके बैठ सकता है, बट अपने घर में, अगर मैं आपके घर में आता हूं तो मुझे एक पर्टिकुलर जगह पर बैठना पड़ेगा, मैं हर जगह जाके नहीं बैठ सकता। इज इट ट्रू? राइट, ट्रू। इसी तरीके से जब हम लाइन की बात करते हैं, अब अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये भाई साहब ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ये एक कंडीशन है। बट अगर मैं इस बी की बात करता हूं जिसको मैंने अज्यूम किया था, यानी कि ये इस लाइन का एक जनरल पॉइंट है, तो जनरल पॉइंट मतलब ये एक ऐसा मेंबर है जो इस लाइन पे जहां चाहे वहां मूव कर सकता है। तो इस लाइन पे इस पॉइंट को जहां चाहो वहां पे आप सेट कर सकते हो, इसलिए इसको मैंने बोल दिया जनरल पॉइंट। मैंने बोल दिया, दुनिया ने बोला नहीं बोला आई डोंट नो, मैं इसको जनरल पॉइंट बोल रहा हूं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप जहां चाहे वहां फिट कर सकते हो और ये बड़े कमाल का पॉइंट है। मतलब अगर आप 3D को देखते हो, 3D के अंदर लाइन करते हो और आपने इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया तो आपसे लाइन नहीं होने वाला। और अगर आप ये लाइन करते हो और इस पॉइंट पे ध्यान देते हो और इस पॉइंट को समझ लेते हो तो लाइन आपके लिए बहुत आसान होने वाले बड़े क्वेश्चंस के अंदर। तो इस पॉइंट को कैसे निकालें? अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने इस पॉइंट को क्या बोला, बी का मतलब वेक्टर आर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड का है। अब एक्स क्या है, एक्स वन प्लस ए लैम्डा, वाई क्या है, वाई वन प्लस बी लैम्डा, जेड क्या है, जेड वन प्लस सी लैम्डा। दिस इज द जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन। सो यहीं पे मैं लिख देता हूं जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन is x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, z1 plus c lambda। ये लाइन का जनरल पॉइंट बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है लाइन के अंदर। इसको जरूर समझ लो, समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज जहां इमेज की बात आएगी वहां पे आप गायब हो जाओगे। बाकी जगह तो चल जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने लाइन में इमेज मांग लिया, इस पॉइंट का इमेज निकालो, गायब हो जाओगे। खैर फिलहाल हम चलते हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसको जरूर निकालेंगे, तो वहां पे भी एक बार आप ध्यान देना। करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पास थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पास थ्रू 2 पॉइंट्स। अब एक लाइन की इक्वेशन तो 2 पॉइंट से पास होता है, उसको कैसे निकालोगे? चाहो तो सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, बट जरूरत क्या है, राइट। लाइन है जिसके ऊपर 2 पॉइंट हमने मार्क कर लिए। एक है ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, करेक्ट। एक पॉइंट ले लिया हमने बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, करेक्ट। अब
line passing through A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2। लेट कर लो C x y z जिसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ R, पोजीशन वेक्टर है इसका R। चलो बाद में, ठीक है। C पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, C यहां पे लाई कर रहा है। C का कोऑर्डिनेट x y z, x y z, C का कोऑर्डिनेट है z, राइट। सो सबसे पहले मैं इनके पोजीशन वेक्टर्स लिख देता हूं। पोजीशन वेक्टर ऑफ A आपका आएगा x1 i कैप प्लस, इसको हम स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ B, वेक्टर B से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, और ये है आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, राइट। पोजीशन वेक्टर ऑफ C जिसको हम बदलेंगे नहीं और वो बदलेगा भी नहीं, कहीं भी आपको वेक्टर R मिल रहा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको तो दिमाग में बच्चों सेट कर लो, बहुत फायदे में रहोगे, राइट। सो ये आया। अब देखो हम करते क्या है, वेक्टर ए बी निकालेंगे और वेक्टर ए सी निकालेंगे। वेक्टर ए बी, देयरफॉर वेक्टर ए बी, अब वेक्टर में बहुत प्यार से अगर आपने किया, मेरी सारी वीडियोस देखी होगी, तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो कि हो जाएगा आपका वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, बाद में करते रहेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, करेक्ट। सो हमने कहा कि वेक्टर ए बी, सिंस वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। अब वेक्टर की कंडीशन में कोलिनियर बोलो पैरेलल बोलो, कंडीशन तो दोनों ही सेम लगाते हैं। समझाया था कि अगर ये ऐसे देख रहे हो तो इस समय आपको एक लाइन दिखेगा, इसको ऐसे कर दोगे तो अब ये दो लाइन दिखने लग जाती है। तो दैट इज द कोलिनियरिटी की कंडीशन और पैरेललिज्म की कंडीशन इन वेक्टर कंडीशन सेम ही मानी जाती है, ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए सी equals to lambda times of vector AB, correct? Vector AC equals to lambda times of vector AB। अब वेक्टर AC क्या है आपके पास, वेक्टर R माइनस वेक्टर A equals to lambda times of AB क्या है, वेक्टर B माइनस वेक्टर A। अभी तो लैम्डा से बन गया, तो वेक्टर R equals to, therefore वेक्टर R equals to वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B माइनस वेक्टर A, और ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके बाद बारी आती है आपके कार्टेशियन इक्वेशन निकालने की। तो वही जैसे हमने पीछे किया था, क्या किया था, वेक्टर आर की जगह वेक्टर आर, ए की जगह ए, बी माइनस ए। सो वेक्टर आर का मतलब हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की कैप इक्वल्स टू एक्स वन प्लस आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स। अब थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम रहता है क्योंकि लंबाई में, हालांकि 6 फीट का बोर्ड है फिर भी कम पड़ जाता है कई बार, राइट। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1
जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। ये बना हमारा कार्टेशियन इक्वेशन के लिए एक नया फॉर्मेट। हमने क्या वेक्टर r की जगह हमने वेक्टर r की पोजीशन डाल दी, वेक्टर a पोजीशन वेक्टर a की जगह पे हमने उसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया, b माइनस a कर दिया, b माइनस a x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप निकाल लिया हमने। चलो इसको मर्ज करते हैं और कंपेयर करेंगे, तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं एक स्टेप, तो x जो मिलेगा आपको x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1, x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1, y मिलेगा आपको y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 एंड z मिलेगा z1 प्लस z2 माइनस z1 लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1। करेक्ट, सेम पैरामीटर लैम्डा अलग करना है आपको, तो ये इधर आ जाएगा, तो x माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 मिलेगा आपको। एक करके दिखा देता हूँ, फिर इसको इधर लेके आओगे, देयरफॉर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा। All are equals to lambda, so they are equal. So therefore Cartesian equation of line is x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1, and all are equals to lambda. Lambda mu जो डालना है वो डाल देना, राइट। हालांकि तो ये लाइन की इक्वेशन। अब देखो एक छोटी सी बात समझते हैं, अगर a 1 2 3 और b ले लिया -105, करेक्ट। चलो लाइन की इक्वेशन बनाते हैं। सो x माइनस 1 अपॉन -2, y माइनस 2 अपॉन -2, z माइनस 3 अपॉन 2, कैसे आया? उससे कार्टेशियन इक्वेशन बन गया आपका, कार्टेशियन इक्वेशन बन गया 10 सेकंड के अंदर। तो ये है, कंडीशन को समझना पड़ता है, थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्मूला हम थोड़ा सा ड्राइव कर रहे हैं, और ड्राइव नहीं है ये एक 3D की रिक्वायरमेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। अगर ये रिक्वायरमेंट आप समझ लेते तो आपका काम आसान हो जाता है। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, जिसमें मैंने वेक्टर इक्वेशन भी बताया आपको, कार्टेशियन इक्वेशन भी बताया आपको। तो लाइन की इक्वेशन तो यहीं से ड्रॉ होती है। फिलहाल इसको नोट डाउन कर लो, मैं इरेज कर रहा हूं। थोड़े सी मजेदार आवाज, करेक्ट। अब अगला टॉपिक अगर हमारे एनसीईआरटी साहब से पूछते हैं तो वो बताते हैं एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अरे बाप रे, हालांकि मैंने सब कुछ तो पहले ही बता रखा है, तो फिर अभी क्यों पढ़ा रहे हैं? नहीं, चलो ये है हमारा लाइन 1। अब कोई भी लाइन की अगर हम कंडीशन तैयार करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो बच्चों एक चीज याद रखो कि एक पॉइंट उस पर जरूर मार्क करके दिखाओ ऐसे, और उसको एक वेक्टर जरूर दो कि भाई ये इसके वेक्टर के पैरेलल जा रहा है। ये फिक्स कर लो, अपने दिमाग में फिक्स कर लो। ये लाइन 1 हुआ, तो ये हुआ आपका पोजीशन वेक्टर a1 और ये हुआ आपका वेक्टर b1, करेक्ट। अब ये बना लेते हैं हम, ये हमारा लाइन 2 है, ये लाइन 2 है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है वेक्टर a2, पोजीशन वेक्टर a2 पॉइंट से पास हो रहा है, और ये इसका डायरेक्शन वेक्टर है,
राइट, इससे मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको आगे ऐसे एक्सटेंड करता हूं तो ये एंगल बिटवीन दीज टू लाइन बन रहा है, और इसको अगर आप ऐसे एक्सटेंड करते हो तो ये एंगल बिटवीन दीज टू लाइन बन रहा है। चलो इन दोनों को मिला देते हैं, राइट, सिंस दे आर पैरेलल तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, θ1 ये और ये पैरेलल है तो θ2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो θ1 प्लस θ2 क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो रहा है, देख सकते हो। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये इसके डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, किसके, दोनों लाइन के डायरेक्शन वेक्टर्स हैं। तो दोनों लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा, सेम एंगल उन दोनों लाइन के बीच में बनता है। तो यही चीज हमें समझना है, यही हमारा लाइन के साथ कॉन्सेप्ट बनाता है। अब जैसे लाइन 1 की इक्वेशन अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म में मैं लेके चल रहा हूं, वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b1, करेक्ट। लाइन 2 की इक्वेशन है आपके पास वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर b2। याद रखना, अगर आप गलती से यहाँ पे r1 r2 लिखोगे तो गलत माना जाएगा, मत लिखना, जरूरी कोई जरूरत नहीं है। जो चेंजेस दिख रहे हैं वो इस साइड लिखेंगे, ये r से कोई लेना देना नहीं है। r क्या है, जनरल पॉइंट, xi प्लस yj प्लस z के दिमाग में सेट कर लो, करेक्ट। अब हेयर सीधी सी बात करें, वेक्टर b1 क्या आया, b1 आ गया, b2 निकाल लोगे आप, ठीक है। तो जो b1 एंड b2 के बीच का एंगल निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, लेट थीटा बी एक्यूट एंगल बिटवीन L1 and L2, then cos theta is equals to b1 dot b2 upon magnitude of b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, और इसको मोड में बंद कर दो, अगर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव कर दो, एक्यूट एंगल थीटा यहां से निकल जाएगा। यही लगाना है। अब इसमें भी कार्टेशियन होता है, कार्टेशियन कैसे होगा, अब कहने वाली बात है, अगर b1 आपका मान लो, b1 क्या है, a1 i कैप प्लस a2 b1 j कैप प्लस c1 k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बच्चों, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर पे रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। एंड वेक्टर b2 अगर हमारे पास है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, b2 का हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, राइट। सो देयरफॉर b1 डॉट b2 हो जाएगा आपका, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। सो कार्टेशियन फॉर्म में अगर आप एंगल निकालने जा रहे हो, सो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, और ये, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये लगाओ, ये बहुत आसान पड़ता है, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना तो अच्छा रहेगा, करेक्ट। सो ये बना हमारा एंगल बिटवीन द टू लाइंस। इसके बाद जो बारी आती है वो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्री के नंबर मिलते हैं यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके इस पे क्वेश्चन करके जाओगे, फ्री के नंबर, और जनरली ये क्वेश्चन दे भी देते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होता है, अब पहले थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे आप जानते होंगे क्योंकि अब तो एंड में बैठे हैं, बट नए नए होते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। स्क्यू लाइंस कैसे समझते हैं, देखो प्लेन के अंदर, ऑन अ प्लेन 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर 2 लाइन 3 पोजीशन पे हो सकते हैं। मतलब एक, दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर कोइंसिडेंट, मतलब कि एक के ऊपर एक, और दे आर पैरेलल। करेक्ट। ये कहा है, एक प्लेन पेपर के ऊपर, एक प्लेन पेपर के ऊपर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दे आर इंटरसेक्टिंग। आगे बढ़ेंगे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे इंटरसेक्ट कर देंगे। पैरेलल, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट लाइन। बट अगर स्पेस में जाते हो तो आपको एक नई कंडीशन मिलती है और वो है स्क्यू लाइंस की कंडीशन। कैसे, वहां पे अब आप समझ लो, वहां पे भी ये होगा, दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर पैरेलल, ये भी पैरेलल है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, दे आर पैरेलल, और कोइंसिडेंट, राइट, 3। बट अगर आप मेरे को ये समझ लो कि ये मेरा एक हाथ है और ये दूसरी लाइन है, दे आर, ना ही ये पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है, दे आर स्क्यू। तो यहां पे ये जो बीच में डिस्टेंस दिख रहा है आपको, बीच में ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये लाइंस, इसको स्क्यू लाइंस बोलते हैं, जो पैरेलल नहीं होते, इंटरसेक्टिंग नहीं होते, कोइंसिडेंट की तो बात ही नहीं है, तो उनके बीच में स्क्यू लाइंस के, उनको स्क्यू लाइंस बोलते हैं, और उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। सो लाइन 1 की इक्वेशन अगर आपके पास वेक्टर r इक्वल्स टू a1, वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b1। लाइन 2 की इक्वेशन अगर आपके पास है वेक्टर r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर b2। देखो कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, थोड़ा सा लेक्चर है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, तो वीडियो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो लेक्चर तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बगैर लेक्चर के तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे नहीं। तो समझने की कोशिश करो कि अगर 2 लाइन या कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच का एक डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। अब मेरे बगल में दीवार है, सपोज कर लो मेरे पास सामने ये बोर्ड है, ये बोर्ड मेरे से कितनी दूर है, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा ये बोर्ड मेरे से इतनी दूर है, नहीं जी, ये बोर्ड मेरे से इतनी दूर है। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मी एंड बोर्ड। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ना कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ऐसे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए 2 लाइन के बीच में वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी कि जिस लाइन के अलोंग वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया जा रहा है वो लाइन उस लाइन पे ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस पे ही परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब आप देख सकते हो अगर मेरे अंगूठे को और मेरे फिंगर को, ये अंगूठे की डायरेक्शन इधर है, फिंगर की डायरेक्शन इधर है, सो दीज 2 आर स्क्यू लाइंस, और ये इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, सपोज दैट। तो ये अगर आप चौक देख सकते हैं तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे ही परपेंडिकुलर है, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि इस लाइन को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वेक्टर b है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट a से पास कर रहा है, ये वेक्टर b2 a1 a2 a1 b1, राइट। तो हमें एक वेक्टर ढूंढना है जो इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो बेटर होगा कि हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं, और a2 a1 को हमने इस पे ज्वाइन कर लिया। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो a2 a1, और यहां पे एक वेक्टर ऐसा आ रहा है जो इस पे ही परपेंडिकुलर है, इस पे ही परपेंडिकुलर है। तो इस a2 a1 का हम प्रोजेक्शन लेते हैं इस b1 क्रॉस b2 पे। ये कैसे मिलेगा हमें, b1 क्रॉस b2 पे। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो है एस b1 क्रॉस b2 जब आप निकालने जाओगे, दिस विल परपेंडिकुलर टू लाइन 1। b1 क्रॉस b2 निकालने जाओगे
तो दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन 2। सो ये B1 क्रॉस B2 लाइन 1 पे ही परपेंडिकुलर होगा, B1 क्रॉस B2 लाइन 2 पे भी परपेंडिकुलर होगा। एंड तो हम क्या करने जा रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस A1 निकालने जाओ ऑन B1 क्रॉस B2। अब पीछे जाओ, पीछे जाके देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B का फॉर्मूला क्या बनाते थे आप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B बनाते थे आप वेक्टर A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। सो बनाओ इसका प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस A1 ऑन B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, करेक्ट। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जब इसका आप इस पे प्रोजेक्शन लेते हैं तो इसकी शैडो की लेंथ निकालता है वो उसके ऊपर, एंड दैट विल बी द शॉर्टेस्ट होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बना, मोड लगा दो क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होता है डिस्टेंस। तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। और इसी तरीके से जब दो लाइन पैरेलल हो जाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस की अगर मैं बात करता हूं तो पैरेलल लाइन से तो क्या होगा, ये लाइन इसके पैरेलल चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये लाइन भी इसके पैरेलल चलेगा, तो इनका जो डायरेक्शन वेक्टर होता है वो दोनों में सेम आता है। सो वहां पे लाइन 1 की इक्वेशन जो है आपके पास वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। लाइन 2 की कंडीशन में मिलेगा वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर B। सो डिस्टेंस यहां पे जो डिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच का ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये वेक्टर B, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये A से पास हो रहा है, ये A2 से पास हो रहा है, करेक्ट। सो इस तरीके से हम सारी चीजें निकालते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी के जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, जितना एनसीईआरटी दे रहा है उससे बहुत ज़्यादा पूछता है, और उसको समझने के लिए आपको मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। अभी तक आपने देखा, बीच में मैंने कभी नहीं बोला लाइक करो सब्सक्राइब करो, पर अब जरूर बोलूँगा, एंड हो रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और देखते रहो। अगला पार्ट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच।